हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में कांस्टेंट है या नहीं है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्डी विनबर्ग लॉ और इसके एप्लीकेशन की। तो बच्चों, आज मैं आपको हार्डी विनबर्ग लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। मैं हूँ वीपी सर। मैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वीपी सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आओ देखते हैं हार्डी विनबर्ग लॉ कैसे होते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। बच्चों, हार्डी विनबर्ग लॉ ये दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, हार्डी और विनबर्ग। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये लॉ दिया था। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ बहुत सिंपल है। ये लॉ सिर्फ इतना कहता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज होती नहीं है। अगर कुछ कंडीशंस हो उसमें ये कभी भी चेंज नहीं होती है। इसे कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, उसको कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इनके अनुसार तीन कंडीशन चाहिए जिससे कि ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो वेरिएशन नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होगी तो बच्चों इवोल्यूशन नहीं होगा। वो तीन कंडीशंस कौन सी है? पहली कंडीशन है रैंडम मैटिंग, कि पॉपुलेशन में मैटिंग रैंडम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या है? लार्ज पॉपुलेशन। हार्डी विनबर्ग जो लॉ है वो लार्ज पॉपुलेशन पे लगता है। तीसरी कंडीशन, वेरिएशंस आर एब्सेंट। वेरिएशन एब्सेंट होनी चाहिए, कोई भी ऐसी प्रोसेस उस पॉपुलेशन में होनी नहीं चाहिए जिसमें वेरिएशन होती है। बच्चों, यहाँ हम इस बीटल की पॉपुलेशन की, ये 20 बीटल्स की पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं। हम लार्ज पॉपुलेशन लेनी चाहिए, लेकिन हम 20 बीटल की पॉपुलेशन पे उसको अपन देखेंगे कैसे एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अगर ये 20 बीटल्स की पॉपुलेशन है, उसमें आप देख रहे हैं ये 16 जो बीटल्स हैं वो रेड कलर के हैं, 4 बीटल्स येलो कलर के हैं। जो येलो कलर है वो रिसेसिव है, इसलिए अगर हम रिसेसिव एलील को स्मॉल ए लिखते हैं तो येलो के लिए स्मॉल ए हो गया। अगर डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल ए लिखते हैं तो 16 में से ये 10 जो रेड बीटल्स हैं ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इनके लिए हमें कैपिटल ए लिखना पड़ेगा। और ये जो 6 रेड नीचे वाले हैं इनके लिए हमें कैपिटल ए स्मॉल ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अगर हम इनको देखें, अगर हम इन बीटल्स को देखें तो देखो बच्चों, ये 10 बीटल्स होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए, ये 6 बीटल्स हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गए और ये 4 बीटल होमोजाइगस रिसेसिव हो गए। तो इन एलील को अगर हम काउंट करें तो कैपिटल ए एलील देखो, 10 में ये दो दो कैपिटल ए एलील 20 और ये 6 में एक एक बार, तो 26 तो कैपिटल ए एलील हो गए आउट ऑफ 40। अगर फ्रीक्वेंसी देखें कैपिटल एलील की, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी देखें तो 40 में से 26 दैट इज 0.65। ऐसे हम अगर रिसेसिव एलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी देखें तो दैट इज 14 आउट ऑफ 40 दैट इज 0.35। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें, उस जीन की हम एलील को जोड़ दें, दोनों एलील को जोड़ दें कैपिटल ए स्मॉल ए को, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आई 1। तो यही हार्डी विनबर्ग लॉ कहता है। हार्डी विनबर्ग लॉ कहता है अगर किसी पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील क्या है, डोमिनेंट एलील स्मॉल पी है और रिसेसिव एलील स्मॉल क्यू है, तो उस पॉपुलेशन में उस जीन की सारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होंगी। और वो कितनी होगी? 1 होगी। वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 होगा। ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम रहेगी, 1 ही रहेगी, जब तक कोई इवोल्यूशनरी फोर्स या वेरिएशन का फोर्स या रैंडम मैटिंग नहीं हो। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग लॉ। हार्डी विनबर्ग लॉ की फर्स्ट इक्वेशन है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का टोटल मिलाकर 1। अगर इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन करें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। बच्चों, इसमें देखो पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर मतलब कैपिटल स्मॉल पी मतलब 2 एलील हो गए, और 2 एलील किस में होते हैं? इंडिविजुअल में। अब ये एलील की फ्रीक्वेंसी नहीं हुई, अब हम ये कहेंगे नंबर ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। और क्यू स्क्वायर क्या हो गया? क्यू अपने को पता है रिसेसिव एलील के लिए क्यू लिया हमने, तो क्यू स्क्वायर इज नंबर ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल। 2PQ ये भी डोमिनेंट इंडिविजुअल है, डोमिनेंट इंडिविजुअल
बट ये डोमिनेंट इंडिविजुअल हैं, ये हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस। स्मॉल पी जो डोमिनेंट इंडिविजुअल थे, ये कैसे थे? होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। और जो 2p क्यों है, ये कैसे हैं? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो बच्चों ये हम अगर हम एलील की फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो भी इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर हम डोमिनेंट और रिसेसिव इंडिविजुअल का नंबर देखना चाहे पॉपुलेशन में तो भी हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, पहले ये देख लेते हैं अब कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जो भी फैक्टर वेरिएशन लाएंगे वो फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो इसमें देखें, फर्स्ट फैक्टर जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, सेकंड जीन ड्रिफ्ट, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, फिफ्थ नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे फैक्टर जो है वेरिएशन लाते हैं, इवोल्यूशन कराते हैं, न्यू स्पीसीज बनाते हैं। तो ये सारे फैक्टर हार्डी विनबर्ग लॉ को इफेक्ट करेंगे। इन फैक्टर में हार्डी विनबर्ग लॉ नहीं लगेगा। वन बाय वन देखते हैं बच्चों इन फैक्टर को। सबसे पहले फैक्टर है जीन माइग्रेशन। व्हाट इज जीन माइग्रेशन? अगर किसी पॉपुलेशन में जीन एक पॉपुलेशन से एक पॉपुलेशन में जीन का ट्रांसफर दूसरी पॉपुलेशन में हो रहा है तो इसको कहते हैं जीन माइग्रेशन। अगर ये माइग्रेशन मल्टीपल टाइम हो रहा है तो इसको कहते हैं जीन फ्लो। और जब भी जीन फ्लो होगा, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन फ्लो होगा तो दोनों पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और दोनों पॉपुलेशन में वेरिएशन आएंगे और उससे इवोल्यूशन हो सकता है बच्चों। इसलिए उसमें हार्डी विनबर्ग लॉ नहीं लगेगा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्टेड हो जाएगा। सेकंड जो फैक्टर हम बात करेंगे, जीन ड्रिफ्ट की बात करेंगे। जीन ड्रिफ्ट कहते हैं अगर बाय चांस, बाय रैंडम या बाय चांस किसी स्मॉल पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, इसका मतलब जीन ड्रिफ्ट किस में लगेगा? स्मॉल पॉपुलेशन में। और स्मॉल फ्रीक्वेंसी में बाय चांस प्रोसेस अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो उसे कहेंगे हम जीन ड्रिफ्ट। जीन ड्रिफ्ट में जो पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से उठ के नई जगह जाती है, जैसे यहाँ बीटल देखें, रेड बीटल इस पॉपुलेशन से निकला और उसने यहाँ आके इस आइलैंड पे नई पॉपुलेशन बना ली। तो जो पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन से निकल के नई जगह बैठती है उसको कहते हैं फाउंडर पॉपुलेशन और इस इफेक्ट को कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। आगे देखते हैं बच्चों, थर्ड जो फैक्टर है दैट इज म्यूटेशन। आपको पता है म्यूटेशन दैट क्रिएट द लार्ज वेरिएशन एंड दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो म्यूटेशंस, कुछ मात्रा में म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट मेन वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन इज स्टिल रिकॉम्बिनेशन। तो म्यूटेशन भी वेरिएशन लाएगा, चाहे कुछ ही ला रहा है लेकिन वेरिएशन लाएगा जिससे कि इवोल्यूशन होगा। तो हार्डी विनबर्ग लॉ को इफेक्ट करेगा। फोर्थ फैक्टर है बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसके बारे में डार्विन ने बात की थी। व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर दो क्रोमोसोम के बीच में, यहाँ देखें रेड, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में यहाँ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। रेड का जेनेटिक मटेरियल ब्लू के साथ लग गया, ब्लू का रेड के साथ लग गया। ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिन में होता है उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड इट क्रिएट वेरिएशन। सो ये भी हार्डी विनबर्ग लॉ को इफेक्ट करेगा। फिफ्थ फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचर सेलेक्ट करती है, जो फिट होता है नेचर के उसको सेलेक्ट करती है, वो ज्यादा सर्वाइव करता है और ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है और उसकी प्रोजेनी न्यू स्पीसीज क्रिएट करती है, इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तीन टाइप का होता है, स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव। स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन में ये ओरिजिनल ग्राफ है, इसमें अगर मीन वैल्यू सिलेक्ट हो जाए और एक्सट्रीम वैल्यू, साइड वाली वैल्यू है जो मार्जिन वाली वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाए, मीन वैल्यू बढ़ जाए, इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में जो मीन था वो शिफ्ट हो जाएगा, पहले से नया मीन बनेगा, नई पॉपुलेशन जो सिलेक्ट हो जाएगी, नई कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेक्ट हो जाएगी, इसको कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होगा, जो मीन वैल्यू है वो तो रिजेक्ट हो जाएगी, दोनों एक्सट्रीम वैल्यू या मार्जिन वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। ये मार्जिन सिलेक्ट हो गया, जो मीन वैल्यू है वो रिजेक्ट होगी, इसको कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब बच्चों बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, इसमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपको 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन दे रखी है, 1000 इंडिविजुअल, ये बच्चों क्या होगी आपकी पॉपुलेशन। इसमें से आपको 360 दे रखे हैं, 360 आपको क्या दे दिए, कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल दे दिए बच्चों।
होमोजाइगस डोमिनेंट पर्सन। और आपको 480 क्या दिए हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो 480 इज कैपिटल ए स्मॉल ए कितना क्या है ये, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पर्सन। और 160 आर द रेस्ट 160 दैट इज स्मॉल ए दैट इज रिसेसिव इंडिविजुअल। आपको इंडिविजुअल दे दिए और आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, डिफरेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल आपको दे दिए, एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो कैपिटल ए आपका दे दिया 360 आउट ऑफ 1000, तो कैपिटल ए कितना हो गया, 0.36 हो गया बच्चों। और कैपिटल ए को आप लिख सकते हैं क्या है, ये ए स्क्वायर है 0.36, तो ए निकालना है आपको। 0.36 का अगर आप रूट लोगे तो इसका अंडर रूट आएगा 0.6, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0.6 बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा 0.6। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट टाइप का कैसा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन करें, आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, ये सोल्व करके क्वेश्चन, और आप इसका आंसर क्या निकालते हैं इसको आप कमेंट करें। अगर आपको हार्डी विनवर्ग लॉ समझ आ गया है तो आप उसको कमेंट में लिखें, थम्स अप करें, यस क्या क्या समझ आ गया, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है उसके बारे में बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अगली कंसेप्ट के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।